हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। हमारे आज के इस एमसीक्यू सीरीज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को आज हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें कुल 15 क्वेश्चन हमने लिया है और ये क्वेश्चन आपके बिहार सिविल सर्विसेज, बीपीएससी टीआरई 4, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी और ऑल अदर स्टेट पीसीएस के लिए है। इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में ध्यान रखिएगा एक चीज को, टेक्निकल वर्ड को थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे टेक्निकल वर्ड क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था, अर्थात जो घाटा होता है बजट में उसकी जो व्यवस्था की जाती है, उस घाटे को रिकवर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। जैसे समानता आप देखते हैं कि बजट जो बनती है, बजट के दो पार्ट होते हैं। वन साइड इज एक्सपेंडिचर, खर्च, अदर साइड इज रिसिप्ट्स, प्राप्ति। और सामान्यतः हमारा जो बजट है उसमें एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट होता है, अर्थात हमारा जो बजट बनता है ये घाटा का बजट है, इसमें प्रॉफिट की बात नहीं होती है। और इसी घाटा को विभिन्न स्रोतों से पूरा किया जाता है, उसी को हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। अब बात आती है कि ये क्यों किया जाता है, क्यों घाटा रखा, क्यों एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया जाता है। तो बेसिकली बजट का जो उद्देश्य है वो दो है, एक है इकोनॉमिक एंड दूसरा है सोशल वेलफेयर या सोशल डेवलपमेंट। अर्थात बजट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस कि जो आर्थिक विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जिसके बिना हम कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो नहीं करा सकते हैं, जिसके लिए मजबूरी में सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ता है, डेफिसिट की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना ग्रोथ के हम आगे का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं अपने विकास से संबंधित। और इसके बिना यह भी संभव नहीं है। कहेंगे क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तब तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तब तो गरीबी कम होगी, रोजगार मिलेगा तब तो सामाजिक जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, तभी जाकर के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अब आता है यहां पे क्वेश्चन में कि संसाधन को किसके लिए, संसाधन को बढ़ाने के लिए इस घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। अब हम ऑप्शन में आते हैं। पहला ही ऑप्शन इसमें है आर्थिक विकास के लिए, यही इसका सही है। दूसरा, ऋण चुकाने के लिए नहीं किया जाता है। ऋण चुकाने के लिए हम अगले नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। भुगतान संतुलन शेष के लिए, भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ जो डेफिसिट है उसके लिए भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है। विदेशी ऋण को कम करने के लिए, विदेशी ऋण कम कब होगी? जब हम लेंगे ही नहीं किसी से कर्ज, और हमें यहां पे कर्ज लेना हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे रिसिप्ट से अधिक है। हाँ, जब भविष्य में चल करके हमारा ये जो रिसिप्ट का दर है ये जब ग्रो करेगी तब जाकर के धीरे धीरे हमारा जो वित्त व्यवस्था वो कम होगा, तब जाकर के विदेशी ऋण की दर हमारी कम होगी। अर्थात इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है और उस वित्त व्यवस्था के संसाधन का उपयोग आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी प्रकाशन 1990 से किया जा रहा है और इसके प्रकाशनकर्ता जो संगठन है वो है यूएनडीपी। कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। और ये जो इंडेक्स है, इसका जो फॉर्मूला है, पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको डेवलप करने का काम पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, और उनके सहायताकार थे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के द्वारा ये किया गया है। तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं सीरीज में कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? अर्थात आर्थिक समृद्धि को किसके द्वारा सही रूप से जाना जा सकता है या किसके द्वारा सही रूप से कैलकुलेट किया जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आर्थिक समृद्धि है क्या। ये आर्थिक समृद्धि है क्या? तो सामान्य रूप से समझिए इसको वन लाइन में कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ है
आपके आय में समृद्ध होना, अर्थात अगर आपका आय बढ़ता है तो आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। अब यहां पे आता है कि आय कब बढ़ेगा? जब देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा अर्थात देश में जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, यहां पे एक साफ साफ दिखाई देता है कि आय बढ़ा तो हम कह सकते हैं कि समृद्धि हुई। लेकिन सही आकलन हम सिर्फ आय के आधार पर नहीं करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो आय आता है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो हमारा खर्च हो गया, दूसरा हमारा बचत हो गया। अगर आप एक बात बताइए कि आपका अगर खर्च अधिक हो और बचत कम हो या बचत माइनस में चला जाए तो क्या आपकी समृद्धि हो सकती है? कतई नहीं। अर्थात हम जब खर्च और बचत के साथ साथ तुलना करके देखेंगे कि ये पहले से हमारा बचत बढ़ रहा है, तभी हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे हमारा आर्थिक समृद्धि हो रहा है। इसीलिए आर्थिक समृद्धि को निकालने के लिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय को निकालने का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इट मींस कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो एक न्यूमेरिक वैल्यू आता है, उसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और अगर हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा अर्थात हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, इस आर्थिक समृद्धि की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो आर्थिक समृद्धि को देखने का, आकलित करने का सबसे सही उपयुक्त मापदंड है। तो अब हम देखते हैं यहां पे साक्षरता। नहीं, साक्षरता का कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट ये प्रत्यक्ष रूप से मापदंड नहीं। प्रति व्यक्ति आय किसके तहत इसकी मापदंड की जाती है? प्रति व्यक्ति आय के तहत मापदंड किया जाता है। पहले 1960 के दशक से पूर्व जो इकोनॉमिस्ट थे वो इसकी आकलन नेशनल इनकम से भी करते थे। लेकिन इकोनॉमिक्स में एक प्रक्रिया है कि जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, जैसे जैसे रिसर्च होता है, वैसे वैसे कंसेप्ट, पुराने कंसेप्ट को हटा करके नए कंसेप्ट को इसमें शामिल किया जाता है। अब हम इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा यहां पे इसको देख लीजिए एक बार। पहला कहता है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। ठीक है, चलिए। दूसरा, स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि का एक कारक है। यह भी सही है। अब आप कहेंगे कि कैसे यह सही है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय अगर ग्रो होगा तभी ना पर कैपिटा इनकम निकालने के समय जो हमने फॉर्मूला लिखा है नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, इसमें नेशनल इनकम ग्रो करेगी तब न जाकर के ये हमारा प्रति व्यक्ति आय ग्रो करेगा, तो समृद्धि ग्रो करेगी। अर्थात पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे? तो भाई अगर हम हेल्दी रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रहेगी, तभी ना हमारा प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा जो उत्पादन करने की क्षमता है वो अधिक होगा। और उत्पादन करने की क्षमता अगर अधिक होगा तो हमारे द्वारा अधिक प्रोडक्शन किया जाएगा, उत्पादन अधिक किया जाएगा। और अगर हम अधिक उत्पादन करेंगे तो हमारी जो आय है वो पहले से अधिक होगी। और अगर हमारा आय अधिक बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी पहले से ग्रो कर जाएगा। अर्थात दूसरा ऑप्शन भी आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। तीसरा, मानव पूंजी में निवेश के कारण आर्थिक समृद्धि होता है। मानव पूंजी मतलब जैसे हम ह्यूमन कैपिटल, मनुष्य ह्यूमन कैपिटल है। मान लिया जाए एक अनस्किल्ड लेबर है, वो कुदाल चलाता है, खेतों में काम करता है, उसका स्किल डेवलपमेंट करके उसको ट्रैक्टर का चालक बना दिया, ट्रैक्टर ड्राइवर बना दिया गया। अब वो ट्रैक्टर ड्राइवर हो गया तो उसकी पहले से आमदनी क्या हो गई? बढ़ गई। पहले से अगर आमदनी बढ़ी तो उस व्यक्ति के घर का जो आर्थिक समृद्धि का दर है वो पहले से इंप्रूव कर गया। अर्थात मानव पूंजी में निवेश से भी आर्थिक समृद्धि होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तार्किक कारण हो सकता है? मतलब भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन तार्किक कारण दे सकता है कि भाई नारी को अगर शिक्षित करेंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा?
ऑप्शन देखते हैं। पहला, स्त्री शिक्षा, प्रजनन दर, स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, 100% प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी लड़की की मां पढ़ी लिखी है तो आप देखिएगा सामान्य स्तर से प्रैक्टिकली कि वो अपने बेटियों को भी पढ़ाती है। अर्थात अगर लड़कियां, महिलाएं शिक्षित होगी तो स्त्री शिक्षा बढ़ेगा, प्रजनन दर घट जाएगा, क्योंकि उन्हें बायोलॉजिकली पता है कि कैसे प्रेगनेंसी को रोकना है, कैसे इस प्रजनन दर को कम करना है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है जिससे वो इंफॉर्मेशन ले सकती है। अर्थात प्रजनन दर को भी कम किया जा सकता है। स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल 100% अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो न्यूट्रिशन फूड का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगी, बच्चों को सही समय पे भोजन कराएंगी, सही क्वांटिटी में भोजन कराएंगी, क्योंकि उनके पास आहार से संबंधित भी शिक्षा है। अर्थात ये ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा, शिक्षा से नारी की आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार होगा, 100%। अगर महिलाएं पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, तो उन्हें इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें खर्च करने का फ्रीडम मिलेगा। ऐसे वो किस पे डिपेंडेंट है? अपने घर के मेल पर्सन पे डिपेंडेंट है, पुरुषों पे डिपेंडेंट है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे टाइप के कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अर्थात अगर नारी शिक्षा बढ़ती है तो 100% आर्थिक स्वतंत्रता में भी सुधार होगा। तीसरा, शिक्षा से नारी के सामाजिक स्तर में परिवर्तन हो सकता है, होगा ही, क्योंकि आप सामान्य रूप से आप देखिएगा कि हमारे समाज में भी जब लड़कियां पढ़ती हैं तो आसपास के लोगों का जो नजरिया होता है उसके रिगार्डिंग वो चेंज होता है, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, एक्सपेंड कर जाता है। अर्थात अगर लड़कियां, नारी पढ़ती हैं तो अपने समाज में, अपने सोसाइटी में उनका जो एक स्तर होगा, उनके रिगार्डिंग जो लोगों का सोच होगा वो पहले से बदलेगा। अर्थात ये तीनों का तीनों ऑप्शन क्या इसका सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कहता है आर्थिक आधारित संरचना। देखिए, आधारिक संरचना के दो पार्ट हैं। जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या आधारभूत संरचना, उसके दो पार्ट हैं, एक है इकोनॉमिक और दूसरा है सोशल। इकोनॉमिक में वो सारे के सारे पहलू आएंगे जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, हमारे आय में ग्रो होता है। सोशल में वो सारे पहलू आएंगे जिससे हमारा सामाजिक स्तर, रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था में उन्नति होती है। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है कि आर्थिक आधारित संरचना, परिवहन, संचार इसके अंतर्गत आता है। 100% ये सही है, क्योंकि परिवहन, संचार ये हमारी इकोनॉमी को फास्ट करता है। जैसे पहले आप देखते थे कि हम लोग कोई लेटर जो है वो फैक्स से भेजते थे। फैक्स एक मशीन होती थी जो आपके केबल लाइन जो था, जो टेलीफोन केबल लाइन था, उससे वो अटैच होता था और वो यहां से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। आज क्या है? आज आप देखिए व्हाट्सएप है, आज क्या है? इंस्टा है, आज क्या है? टेलीग्राम है, आज क्या है? ईमेल है। हम सेकंडों में बड़ा से बड़ा फाइल भेज सकते हैं। उसमें फैक्स में क्या था? एक पेज भेजने में 1 आध मिनट का समय लगता था। अगर 50 पेज भरना है, भेजना है कहीं पे, तो 1 आध घंटे का समय लगता था। अभी 50 पेज भेजना है, 5 MB का फाइल है, 10 सेकंड में आप एक जगह से दूसरी जगह उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अर्थात संचार सुविधा अच्छी होगी तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी उन्नति होगा। दूसरा, सामाजिक आधारित संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास इसके अंतर्गत नहीं है। देखिए यहां पे लिख दिया नहीं है, जो कि है, जो कि सामाजिक आधारित संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सब कुछ शामिल है। अर्थात ये ऑप्शन क्या जाएगा? गलत। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो गया? ए, केवल 1। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ये फ्रेश क्वेश्चन है, कोई PYQ नहीं है, क्योंकि अभी के समय में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछने का जो ट्रेंड है उसमें गिरावट आई है। अब फ्रेश क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमारे YouTube चैनल पे द स्टडी बाय वरुण पे जितना भी MCQ आएगा सब वो फ्रेश क्वेश्चन का MCQ आएगा। और हमारा इस चैनल पे लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन कम से कम 1, 2, 3 सब्जेक्ट का हम लोग अपना क्वेश्चन यहाँ पे डालें, जो 15-15 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारा जो भी सीरीज आएगा उसमें पूरे डिटेल करके बताया जाएगी। हम मैराथन की तरह पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं कि बस 1 का 1 है, 2 का C है, 3 का D है, ऐसा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्प आय वाले देश के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारभूत संरचना सेवाएं महत्वपूर्ण है। 100% महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक सेक्टर,
इसके मुख्यतः 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर जो है ना, प्रारंभिक काल में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र को बहुत अधिक सुविधा देती है, ताकि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से होता है। तो ये आप देख रहे हैं, सिंचाई, परिवहन, बिजली, ये सब के सब क्या है, ये सेवाएं हैं जो एक इकोनॉमी के ग्रो कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। दूसरा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती है, कृषि की हिस्सेदारी अधिक होती है। नहीं, अगर कृषि या फिर प्राइमरी की हिस्सेदारी अधिक होगी तो यहां से पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहेंगे कैसे? तो अभी भारत की स्थिति देखिए, तो भारत की प्राइमरी जो सेक्टर है, जो प्राइमरी क्षेत्र है, इसका भारत के जीडीपी में लगभग कंट्रीब्यूशन 20% के आसपास है, और भारत के एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 49% है। आप देख रहे हैं, रोजगार में कंट्रीब्यूशन 49% और आय में कंट्रीब्यूशन से 20%। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में जो भी लोग रोजगार प्राप्त कर रखे हैं उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, क्योंकि पूरे आय के 20% का बंटवारा पूरे जनसंख्या के 49% के बीच किया जाता है। अर्थात जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़े, प्राइमरी सेक्टर से लोड को कम किया जाए। किस लोड को? तो खास करके एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार के दर को कम किया जाए, तभी जाकर के हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके दर को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात ये दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सही ऑप्शन कौन हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित वित्त पोषण, ग्रीन फाइनेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ग्रीन फाइनेंसिंग या कहीं कहीं पे आपको ग्रीन अकाउंटिंग भी आपको पढ़ना पड़ता है। ग्रीन अकाउंटिंग या ग्रीन फाइनेंसिंग का अर्थ है कि हम उत्पादन तो करते हैं, लेकिन उस उत्पादन से हमारा प्राकृतिक क्षति भी होता है, जिस क्षति को पूरा करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हम जितना आय प्राप्त किए उसमें से कुछ आय को हम, जो क्षति की गई है उस क्षति को पूरा करने के लिए घटा देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसी को हम ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। अर्थात ये जो ग्रीन फाइनेंसिंग या ग्रीन अकाउंटिंग है, ये रिलेटेड टू क्या है? रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है कि यह सार्वजनिक, निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों से अस्थायी विकास प्राथमिकताओं तक वित्तीय प्रवाह के स्तर में वृद्धि करती है। देखिए, अस्थायी विकास करता है मतलब ये सस्टेनेबल की बात करता है, क्योंकि अगर आप ग्रीन फाइनेंसिंग नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद स्थिति वही दिल्ली वाली हो जाएगी कि पॉल्यूशन का स्तर इतना अधिक है कि आप वहां पे किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वहां पे उत्पादन नहीं कर सकते। अर्थात इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा, इससे जलवायु स्मार्ट नीली अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। 100% नीली अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नीली अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, साथ में साथ जो ये ब्लू इकोनॉमी है, जिसमें हम लोग अब समुद्री क्षेत्र में भी खेती करने की, समुद्री जो प्रोडक्ट हैं उसके उत्पादन की बात की जा रही है और किया भी जा रहा है, जिसमें शैवाल वगैरह की भी खेती की बात हो रही है, या जो सी फूड है, जो समुद्री जो फूड्स हैं उसके उत्पादन की बात भी की जा रही है। और हरित ब्रांड का उपयोग करके बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, हरित ब्रांडों के उपयोग करके उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हम जो पॉल्यूशन के स्तर उसे कम कर सके। जैसे अभी आप देखिए, सोलर एनर्जी की बात हो रही है, विंड एनर्जी की बात हो रही है। इससे क्या है, ये एक ग्रीन ब्रांडिंग बनेगा, जिससे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। पॉल्यूशन अगर कम होगी, पॉल्यूशन को कम करने पे खर्च कम होगा, तो हमारा जो ग्रीन अकाउंटिंग का दर है उसमें क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी। अर्थात इसका दूसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश की उपभोग प्रक्रिया को ऊपर की ओर विस्थापित करने का कारण हो सकता है? उपभोग मतलब कंजम्पशन। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया है कि हमारे पास जो आय आता है हम इसे 2 भाग में बांटते हैं, एक तो उपभोग और दूसरा है बचत। ठीक है, आपका अगर बचत अधिक होगा,
तो आपका उपभोग कम होगा, ठीक है। और अगर आपका बचत कम होगा तो आपका उपभोग अधिक होगा। तो यहां पे कहता है कि कैसे हम उपभोग को बढ़ा सके। तो उपभोग कब बढ़ेगी? जब हमारी बचत कम होगी। बचत कब कम होगी? तो ऑप्शन में देखते हैं। पहला, शेयरों के मूल्य में गिरावट। शेयर के मूल्य में गिरावट होगी तो आय ही कम हो जाएगी। दूसरा, ब्याज दरों में गिरावट 100%। अगर ब्याज दर में गिरावट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बचत को कम करते हैं और अधिकतम पैसे को क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है। एक चीज समझिए, मैंने आपको पहले पढ़ाया है समृद्धि, पढ़ाया नहीं है, बताया है। मैंने बोला समृद्धि में हम लोग बेसिकली इनकम को देखते हैं, जिसमें हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। दूसरा है विकास। विकास में हम लोग इनकम के साथ साथ आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देखते हैं। आपके रहन सहन, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका सांस्कृतिक माहौल, आपकी सामाजिक माहौल, सब कुछ को देखते हैं। अर्थात विकास में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, परिणात्मक और गुणात्मक, दोनों को हम इसमें शामिल करते हैं। और जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो सिर्फ यहां पर हम परिणात्मक की बात करते हैं, सिर्फ हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वालिटेटिव की बात नहीं करते। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय का संबंध आर्थिक समृद्धि से है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यह भी किससे संबंधित है? आर्थिक समृद्धि से संबंधित है, यह भी नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, हां, यह आपका सही ऑप्शन होगा कि अगर आर्थिक विकास होता है, इसका अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन पहले से अधिक हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स क्या है? इसको थोड़ा समझिए। ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल ये है कि प्रकृति हमें जो देती है वो बराबर देती है। प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी को कहते हैं ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने उपयोग के अनुसार से हम जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं, जिसके कारण उन लोगों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जो जरूरत से कम या अपने अनुसार करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके पड़ोसी के घर में एसी नहीं है। एसी दोनों के घर में होना चाहिए अगर प्रकृति देती तो, लेकिन ये तो मानव निर्मित है, ठीक है, ये तो मेटेरियलिस्टिक दुनिया का चीज है। अब क्या होगा? अगर आपके घर में एसी है, आप अगर एसी चलाते हैं तो उससे प्रदूषण फैलेगा, और उस प्रदूषण का हर्जाना वो लोग भी भुगतेंगे जो उस एसी का उपयोग नहीं किए हैं। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत ऑप्शन। पहला ऑप्शन, यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होता है। यही है, अभी जस्ट बताया ना कि इसमें क्या होता है कि इस प्रिंसिपल के तहत यह कहा गया कि लोग जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं, जिसके कारण सतत विकास की दर कम होती है। तो यह है ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संदर्भ कौन सा मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करने का काम किसका है? विश्व बैंक का है, जिसमें मानव विकास से संबंधित जितने भी पहलू हैं उसके ऊपर इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो 1979 में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का विकास मोरिस डी मोरिस के द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है, हमारे एजुकेशन को देखा जाता है, जिसके आधार पे हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? याद रखिए, प्रत्यक्ष लाभ मतलब डायरेक्ट बेनिफिट।
डायरेक्ट बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को जो लाभ दिया जाता है उसके बीच में थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अगर कोई लाभ दी तो वो लाभ सरकारी जो सिस्टम है उस हायरार्की के द्वारा लाभार्थी तक पहुंचता था, जिसके कारण सिस्टम के द्वारा उस लाभ राशि का बहुत बड़ा राशि स्वयं उपयोग कर लिया जाता था अवैध रूप से। इसीलिए 2013 में यह प्रत्यक्ष लाभ योजना जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एलपीजी जो गैस सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए शुरू किया गया था, क्योंकि गैस सिलेंडर के जो कंज्यूमर और रजिस्टर्ड होते हैं तो उन्हें यह सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जा सकता है। इसीलिए यह योजना 2013 में लाया गया था जिसका नाम था पहल, और इस योजना को पहल को 2014 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और जब मोदी की गवर्नमेंट आई 2014 में तो 15 में उन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिट जो प्रत्यक्ष लाभ योजना है उसे लागू कर दिया लगभग सभी क्षेत्रों में। तो पहल जो एक योजना शुरू की गई थी 2013 में, उसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्थिक समृद्धि की अवधारणा आर्थिक विकास की अवधारणा से व्यापक है। जस्ट मैंने आपको बताया है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं? समृद्धि, और डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? विकास। तो मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि इसमें सिर्फ इनकम बेस्ड है ये कंसेप्ट, और ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और ये बोथ है, बोथ मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। अर्थात आप देख रहे हैं कि किसका एरिया ब्रॉड है? डेवलपमेंट का एरिया ब्रॉड है और ग्रोथ का एरिया बहुत ही छोटा है। पहला ऑप्शन कहता है कि आर्थिक समृद्धि की अवधारणा आर्थिक विकास की अवधारणा से व्यापक है। नहीं, इसमें किसकी अवधारणा व्यापक है? आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वो व्यापक है, आर्थिक समृद्धि की अवधारणा बहुत ही छोटा है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि में परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों पहलू को सम्मिलित किया था। नहीं, आर्थिक समृद्धि में सिर्फ परिणात्मक को किया जाता है, दोनों को किसमें किया जाता है? आर्थिक विकास में किया जाता है। अर्थात ये ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन था आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टॉपिक से। हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे प्रतिदिन किसी न किसी सब्जेक्ट का, ऐसे मेरा प्रयास रहता है कि हम 1-2 सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आए एमसीक्यू, साथ में 1-2 दिन के अंदर ही हमारा टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज भी आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो करें और हमारे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और भी स्टूडेंट ग्रुप में, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिले और अधिक हम मेहनत से आपके लिए वीडियो बना करके लाएं। थैंक यू।